हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित सारे शब्दों का अर्थ समझेंगे। प्रस्तावना में किन किन चीज़ों का उल्लेख है और वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इन सारे विषयों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। हर देश के संविधान में एक निर्देशक दर्शन होता है और उस निर्देशक दर्शन का वर्णन उस संविधान की प्रस्तावना से हमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि प्रस्तावना शब्द का क्या अर्थ होता है। जब हम कोई भाषण तैयार करते हैं या फिर कोई लेख तैयार करते हैं, तो उसमें जो है कुछ परिचयात्मक कथन होता है। उस परिचयात्मक कथन से उसके उद्देश्य का पता चलता है, उसके अंदर क्या आदर्श है, क्या दर्शन है, उस चीज़ का पता चलता है। तो ये जो परिचयात्मक कथन होता है वो प्रस्तावना कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से संविधान में भी इसी प्रकार का एक परिचयात्मक कथन, जिसे हम उस संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है, जिसमें उसके निर्माण के कारणों का उल्लेख किया जाता है, उसके उद्देश्य और आकांक्षाओं का वर्णन किया जाता है। उन उद्देश्य और आकांक्षाओं का वर्णन जिन्हें प्राप्त करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया है। इसके अलावा ही उसमें संविधान के स्रोत को भी इंगित किया जाता है। साथ ही साथ उस तिथि का उल्लेख किया जाता है जब उस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। विश्व के सभी देशों के संविधान में, लगभग सभी देशों के संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है और हमारे देश के संविधान में भी इसी प्रकार से एक प्रस्तावना निर्मित की गई है। प्रस्तावना का स्थान संविधान या अधिनियम के शीर्षक के बाद और मुख्य भाग से पहले होता है। संविधान में जहाँ पर संविधान की मुख्य भाग की शुरुआत होती है, उसके पहले जो है प्रस्तावना लिखी गई होती है और प्रस्तावना में सारे संविधान का सार होता है, दर्शन है। संविधान जो है वो संविधान की दर्पण के रूप में प्रस्तावना दिखाई देती है, या हम कहें कि प्रस्तावना संविधान के दर्पण के रूप में कार्य करती है। अब हम बात करें अगर हमारे देश के संविधान की, तो हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आधुनिक युग की 3 महान क्रांतियों का प्रभाव दिखाई देता है। फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और रूसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा जो है इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को शामिल किया गया है। अमेरिकी क्रांति से प्रभावित होकर राजनीतिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया गया है और रूसी क्रांति जो कि आर्थिक समानता पर आधारित थी। इन तीनों ही क्रांतियों की जो मूल भावना है, या इन तीनों क्रांतियों में जिन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है, उन सारे का समन्वय जो है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अर्थात तीनों क्रांतियों के मुख्य उद्देश्य को और उसके मुख्य लक्ष्य को जो है संविधान की प्रस्तावना में समन्वित करने का प्रयास किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा संविधान की प्रस्तावना के विषय में। प्रस्तावना को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो न्याय क्षेत्र से परे है। न्याय क्षेत्र से परे है का मतलब ये है कि प्रस्तावना में वर्णित किसी अंश को लेकर या सरकार द्वारा उसका उल्लंघन किए जाने पर सरकार के विरुद्ध कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। अर्थात अगर कोई सरकार जो है प्रस्तावना के किसी अंश का उल्लंघन कर रही है, तो सरकार के खिलाफ हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रस्तावना जो है न्यायाधीशों के लिए निरर्थक है या न्यायालय के लिए उसका कोई महत्व नहीं है। अगर कोई संवैधानिक कानून है और वो स्पष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी स्पष्टता के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए न्यायाधीश जो है प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। कुछ जो है इसमें एक विचार ये भी आते हैं कि प्रस्तावना जो
जो है संविधान का हिस्सा है या नहीं, दो प्रकार के विचार इसमें देखने को मिलते हैं। प्रथम जो विचार था उसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। जैसे बेरूवारी मामले में न्यायालय ने ये मत व्यक्त किया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरा मत था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, क्योंकि इसे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनने के बाद प्रस्तावना के रूप में पारित किया था। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में जो है न्यायालय ने ये फैसला सुनाया था कि संविधान जो है प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा भी है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसी आधार पर फिर 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों का जो है तीनों शब्दों को शामिल किया गया था और ये बात व्यक्त की गई थी, ये मत व्यक्त किया गया था कि ये संशोधन न केवल इसके ढांचे के अंतर्गत आते हैं बल्कि इसके दर्शन को और अधिक बलशाली बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के विषय में। प्रस्तावना में क्या लिखा है उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे देश के संविधान की इस प्रस्तावना के जो मुख्य शब्द हैं उन शब्दों का क्या मतलब है। संविधान की प्रस्तावना से हम सभी परिचित हो गए। संविधान की प्रस्तावना क्यों बनाई गई है हमने ये भी जान लिया, लेकिन अब हम इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उन शब्दों के मतलब क्या हैं हम ये जान लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द जो इसमें आया है हम भारत के लोग, और ये समाप्त होता है संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये शब्द जो है इस बात को स्पष्ट करता है कि अंतिम प्रभुसत्ता हम भारत के लोग अर्थात अंतिम प्रभुसत्ता सबसे सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता में निवास करती है। अर्थात अंतिम रूप से शक्तिशाली जनता ही है। संविधान निर्माता जनता के ही प्रतिनिधि हैं, अर्थात जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से ही संविधान को बनाया गया है और इस संविधान को सर्वोच्च कानून के रूप में स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान है वो भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है, अर्थात भारत की जनता ने खुद अपने आप को संविधान दिया है। अर्थात हम भारत के लोग शब्द से इस बात का जो है ये बात स्पष्ट होती है कि हमारा संविधान भारत के लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा ही बनाया गया है। अंतिम प्रभुसत्ता जनता में ही है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से ही संविधान का निर्माण किया गया है और जनता की इच्छा का ही ये परिणाम है। यही कारण है कि चूंकि इस जनता ने इसको जो है निर्मित किया है, स्वीकार किया है, इसीलिए किसी राज्य को या राज्यों के किसी समूह को संविधान का ना तो अंत करने का अधिकार है और ना ही संविधान के द्वारा निर्मित संघ से अलग होने का अधिकार है, और इसी आधार पर इसकी एकता और अखंडता जो है सुनिश्चित होती है। अगला शब्द जो इसमें आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या मतलब है? प्रभुत्व संपन्न शब्द का मतलब ये होता है कि भारत जो है वो
आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में स्वतंत्र है। अर्थात आंतरिक और बाह्य मामलों में नीतियों का निर्माण वो स्वयं करता है, वो किसी के भी अधीन नहीं है। जैसे संविधान देश की आज़ादी से पहले वो ब्रिटिश शासन के अधीन था, तो अब संविधान के साथ ही साथ, संविधान निर्माण के साथ ही साथ उसको संप्रभुता प्राप्त हो गई है, प्रभुसत्ता प्राप्त हो गई है। अर्थात आंतरिक और बाह्य मामलों में वो खुद ही नीति बनाएगा, वो जो है किसी के नियंत्रण में नहीं होगा। किसी वैदेशिक मामले में भी वो किसी के नियंत्रण में नहीं होगा, आंतरिक मामले में भी वो किसी के नियंत्रण में नहीं होगा। वो जो है अपना निर्णय स्वयं स्वतंत्र रूप से ले सकता है। हालांकि जो है स्वतंत्रता के बाद भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य भी रहा है, लेकिन राष्ट्रमंडल की ये सदस्यता जो है वो केवल मित्रता का प्रतीक है। राष्ट्र चाहे तो राष्ट्रमंडल के सदस्यता से पृथक हो सकता है, या राष्ट्रमंडल उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं बना सकता, बंधनकारी नहीं है। अगला है इसमें समाजवादी शब्द। समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। हालांकि इस शब्द को पहले से जोड़ने के लिए प्रस्ताव था, लेकिन संविधान निर्माता किसी एक विचारधारा से जो है उसको जोड़ना नहीं चाहते थे। चूंकि हमारा देश जो है प्रजातंत्रात्मक समाजवाद को लेकर चल रहा है। यहाँ पर जो समाजवाद शब्द है वो चीन या सोवियत संघ के समाजवाद की तरह समाजवाद नहीं है। यहाँ पर समाजवाद का उद्देश्य गरीबी मिटाने से है, आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना से है। अर्थात जब भी नीति का निर्माण किया जाए तो समाज के सभी लोगों के कल्याण को ध्यान में रखकर नीतियां बनाए जाने का निर्देश इसमें दिया गया है। अर्थात यहाँ पर निजी उद्योग भी होंगे, सरकारी उद्योग भी होंगे, लेकिन निजी उद्योगों पर जनता के हित में सरकार उचित नियंत्रण लगा सकेगी। अगला शब्द है इसमें पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत का अपना कोई राज धर्म नहीं होगा। सभी धर्म के साथ वो समान रूप से व्यवहार करेगा, सभी धर्म उसकी दृष्टि में समान होंगे, सभी को समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म का पालन करने और अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार होगा। राज्य ना तो किसी नागरिक को किसी धर्म को अपनाने के लिए कहेगा और ना ही किसी धर्म को छोड़ने के लिए कहेगा। और इसकी व्यवस्था जो है मूल अधिकार के अंतर्गत भी की गई है। मूल अधिकार के अंतर्गत लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें शब्द आया है गणराज्य। गणराज्य शब्द जो है इस बात का द्योतक है कि यहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति है, हमारे देश में जो सबसे प्रमुख पद या सबसे बड़ा पद है संवैधानिक दृष्टि से, वो राष्ट्रपति का पद है। तो ये सबसे बड़ा जो पद है, राष्ट्राध्यक्ष का जो पद है, वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित है। अर्थात यहाँ पर जो है जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ब्रिटेन की तरह वंशानुगत नहीं है। तो वंशानुगत न होने के कारण और निर्वाचित होने के कारण ही इसे रिपब्लिक या गणराज्य की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर न्याय शब्द आया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का मतलब ये होता है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वंश, संप्रदाय, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न करते हुए सामाजिक क्षेत्र में जो है अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, छुआछूत का अंत किया जाएगा और सबको समान माना जाएगा। हर व्यक्ति को जो है सम्मान से जीने का अधिकार होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आर्थिक न्याय की, तो आर्थिक न्याय के अंतर्गत भी इसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को जो है अपने अपने जीवन यापन करने का अधिकार होगा और कोई भी साधन संपन्न वर्ग साधन विहीन वर्ग का शोषण नहीं करेगा। उत्पादन के जो साधन होंगे उसके वितरण पर इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि उसका उपयोग अधिक से अधिक जो है सभी लोगों के हित के लिए किया जा सके और हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध हो सके और वो अपना जीवन यापन चला सके। इसी प्रकार राजनीतिक न्याय के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को जो है चुनाव में भाग लेने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार है और अब ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए उसको समान अवसर प्रदान करने का
प्रदान किया गया है। संविधान के अंतर्गत न्याय शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई है, वो सभी लोगों को समान मानते हुए उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में समान जो है अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा जो है इसमें हमारे देश के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना भी शामिल है। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि व्यक्ति पर अनावश्यक प्रतिबंध न लगाकर उनको अधिक से अधिक जो है अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी और उनके केवल अनुचित कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। साथ ही साथ वो समानता के अंतर्गत उसको समान अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके लिए मौलिक अधिकारों के तहत स्वतंत्रता और समानता के लिए कुछ व्यवस्था भी की गई है। और बंधुत्व की भावना जो है, या बंधुत्व शब्द जो आया है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। बंधुत्व शब्द जो है इसने एक तरह से भारत के संविधान को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप प्रदान किया है, क्योंकि भारत में अलग-अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं। उनके अपने-अपने रीति रिवाज हैं, अपने-अपने जो है कर्मकांड हैं। तो यहाँ पर अलग-अलग जो है धर्म, भाषा, जाति होने के साथ-साथ कुछ यहाँ पर सांप्रदायिक और विघटनकारी शक्तियाँ भी हैं, जो कहीं न कहीं उनको विभाजित करती हैं। तो ये बंधुत्व शब्द जो है वो इस बात को इंगित करता है कि सभी लोग अलग-अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के होते हुए भी भाईचारे के साथ और समझदारी की भावना का विकास करते हुए एक साथ रहेंगे और देश की एकता, अखंडता को बनाए रखेंगे। उनके अंदर जो है ये भावना होनी चाहिए कि वो एक ही धरती के लाल हैं, एक ही मातृभूमि के संतान हैं और एक ही बिरादरी के सदस्य हैं। तो बंधुत्व की ये जो भावना है वो अनेकता में एकता को इंगित करती है। इसी प्रकार से इसमें एक शब्द है राष्ट्र की एकता और अखंडता। पहले सिर्फ एकता शब्द थी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया है और अखंडता शब्द को जोड़कर एकता को और अधिक स्पष्ट और सुनिश्चित किया गया है, जो कि विघटनकारी और पृथकतावादी जो प्रवृत्ति है उसको रोक लगाने के लिए नागरिकों की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। अर्थात इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, एक अटूट इकाई है और इसकी अखंडता जो है वो सर्वोपरि है। राज्य को जो है टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। इस प्रकार से अखंडता शब्द जोड़कर इसकी एकता को और अधिक मजबूत बनाया गया है। भारतीय संविधान की ये जो प्रस्तावना है, इसकी व्याख्या से ये स्पष्ट होता है कि यह जो है विचारों, आदर्शों और अभिव्यक्ति में बेजोड़ है, यथार्थता में अनूठी है, समूचे संविधान की अवधारणा और विषय वस्तु का ये सार संग्रह है। ये उन आदर्शों और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है जिनका उल्लेख जो है संविधान में किया गया है या संविधान में जिनकी विस्तृत व्याख्या की गई है। संविधान की प्रस्तावना में विविधता में एकता के आदर्श को भी प्रस्तुत किया गया है और इन आदर्श को प्रस्तुत करके हमारे संविधान निर्माता सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विखंडन, भाषावाद, जातिवाद, अलगाववाद, धार्मिक संकीर्णता जैसी बुराइयों से मुक्ति प्राप्त करके विश्व बंधुत्व की भावना को साकार रूप देना चाहते थे। एक भारतीय होने के नाते हम सभी को हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना को जानना और समझना बहुत ही अनिवार्य है। धन्यवाद।